चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक सुबह अचानक से नींद खुलती है और पता चलता है कि परिवहन, बिजली मतलब रोजमर्रा की हर बुनियादी चीज की कीमत अचानक से आसमान छूने लगी है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि इसका कारण देश की अपनी कोई आर्थिक नीति या विफलता नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो दुनिया के किसी दूसरे कोने में दो महाशक्तियों के बीच खेली जा रही भू राजनीतिक शतरंज का नतीजा है। सही कहा। और ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि आज के वैश्विक व्यापार की एक बहुत ही व्यावहारिक और कड़वी सच्चाई है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे ये भू राजनीति देशों के व्यापार और खासकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। एग्जैक्टली। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, द एडवेंट ऑफ फोर्स्ड ट्रेड एंड इंडियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम उसी के आधार पर ये पूरी चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट कर दूं। हाँ प्लीज। इस चर्चा में कुछ राजनीतिक विषय जरूर शामिल हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हम केवल जो सोर्स मटेरियल में तथ्य दिए गए हैं उन्हें निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। तो अगर हम इस विषय की नींव रखें तो ये स्थिति केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। तो फिर ये और क्या है? ये असल में देशों की रणनीतिक स्वायत्तता, जिसे हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उस पर सीधा प्रहार है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक एनालॉजी देना चाहूंगी। ओके। कल्पना करें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक मोहल्ले के बाजार की तरह है। ठीक है। जहाँ अचानक से एक बहुत ताकतवर व्यक्ति ये तय करने लगा है कि कौन किस दुकान से सामान खरीदेगा और कौन नहीं। ये बहुत ही सटीक तुलना है। तो एक बात बताइए, हम मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड की दुनिया से इस जबरन थोपे गए व्यापार तक, मतलब इस स्थिति तक कैसे पहुंच गए? देखिए, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। व्यापार के विकास को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। ओके, पहला चरण क्या था? पहला था मुक्त व्यापार। इसमें सब कुछ बाजार की दक्षता और तुलनात्मक लाभ यानी कंपैरेटिव एडवांटेज पर टिका था। हाँ, मतलब जो चीज जहां सबसे सस्ती बनेगी वहीं से खरीदी जाएगी। एग्जैक्टली। और इसी आधार पर विकासशील देशों पर भारी दबाव डालकर उनकी अर्थव्यवस्थाओं को खुलवाया गया था, ये मानकर कि अर्थशास्त्र राजनीति से ऊपर है। एक मिनट रुकिए, मुक्त व्यापार का वादा तो ये था कि अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर होगी। हाँ। तो क्या उसके बाद जो निष्पक्ष व्यापार या फेयर ट्रेड आया, वो सिर्फ एक मुखौटा था? आप ऐसा कह सकती हैं। मतलब जिसके पीछे विकसित देश अपने महंगे नियम हम पर थोप रहे थे? बिल्कुल। जब विकासशील देशों ने अपने सस्ते श्रम का फायदा उठाना शुरू किया, तो पश्चिमी देशों ने खेल के नियम बदल दिए। निष्पक्ष व्यापार के नाम पर उन्होंने श्रम मानकों और पर्यावरण के नियमों जैसी शर्तें जोड़ दी, ताकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के जो महंगे लागत ढांचे हैं वो हम पर थोपे जा सके। सही बात है। और अब हम तीसरे और सबसे आक्रामक चरण में हैं, जिसे मजबूर व्यापार या फोर्स्ड ट्रेड कहा जाता है। मजबूर व्यापार, ये सुनने में ही काफी भारी लगता है। और है भी। इसमें भू राजनीतिक दबाव, एक तरफा प्रतिबंध और हथियारों की तरह इस्तेमाल की जाने वाली निर्भरता शामिल है। वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस। हाँ, ये संप्रभु देशों को दबाव में आकर व्यापार के प्रवाह को बदलने के लिए मजबूर करता है। और इसका सीधा परिणाम क्या होता है? इसका सीधा परिणाम विकासशील देशों में भयानक महंगाई के रूप में सामने आता है। ओहो, लेकिन जब हम इस मजबूर व्यापार को देखते हैं तो क्या इसके नियम सबके लिए समान है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से भू राजनीतिक दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड्स की शुरुआत होती है। हाँ, और हमारे सोर्स मटेरियल में हालिया प्रतिबंधों का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो अमेरिका और चीन वाला मामला। एग्जैक्टली। जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग गए थे तो वॉशिंगटन ने इस तथ्य को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया कि चीन भारी मात्रा में रूसी ऊर्जा का आयात कर रहा था। वहां उन्होंने पूरी तरह से आंखें मूंद ली। लेकिन इसके ठीक उलट अमेरिका ने भारत के लिए रूसी कच्चे तेल की खरीद पर मिलने वाली छूट यानी सैंक्शन वेवर, उसे समाप्त होने दिया। हाँ, जो विशेष रूप से रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी संस्थाओं को लक्षित करता है। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं फिर से एक एनालॉजी दूं तो ये तो वैसा ही हुआ ना कि क्लासरूम है। अच्छा। और एक ही गलती के लिए मॉनिटर को कोई सजा नहीं मिल रही, क्योंकि मॉनिटर चीन है। हाँ, लेकिन पिछले बेंच पर बैठे छात्र को, मतलब भारत को, क्लास से बाहर निकाला जा रहा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। ऑब्वियसली, भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 87% आयात करता है। 87%? ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, या हाई वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं।
और ये निर्भरता तब और गंभीर हो जाती है जब हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में अस्थिरता हो या फिर हीट वेव के कारण घरेलू मांग अचानक बढ़ जाए। और ऊपर से ये भू राजनीतिक प्रतिबंध, इन सब से भारत अमेरिका की जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है उसे भी खतरा पैदा होता है। हाँ, और अंततः इसका असर किस पर पड़ता है? आम भारतीय नागरिकों पर, जो सीधा सामाजिक आर्थिक दबाव झेलते हैं। बिल्कुल। तो इस 87% की आवश्यकता और रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच हमें भारत के तेल के गणित को समझना होगा। तेल का गणित मतलब 2022 में जो स्थिति थी और जो आज है। हाँ, भू राजनीतिक दबावों के बावजूद भारत ने 2022 में रूस से तेल क्यों खरीदा? क्योंकि उस समय ब्रेंट क्रूड के मुकाबले रूसी यूराल्स पर भारी छूट मिल रही थी। एग्जैक्टली, वो एक स्प्रेड का खेल था। और वो खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने और आयात बिल घटाने के लिए एक बेहतरीन कमर्शियल सौदा था, पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में। लेकिन आज वो गणित बिगड़ चुका है। वो कैसे? क्योंकि आज वो जो भारी छूट थी वो कम हो गई है। रोसनेफ्ट और लुकोइल पर जो प्रतिबंध लगे हैं उसके कारण बैंकिंग जटिलताएं बहुत बढ़ गई हैं। हाँ, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बढ़ गए हैं। हाँ, लेन देन की लागत और अनुपालन जोखिम यानी कंप्लायंस रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पश्चिमी इंश्योरेंस कंपनियों ने कवर देना बंद कर दिया है। तो एक सवाल उठता है, अगर छूट कम हो रही है और बैंकिंग का सिरदर्द बढ़ रहा है, तो हम किस बिंदु पर आकर ये तय करेंगे कि ये जो फायदे का सौदा था वो अब सिर्फ एक घाटे का सिरदर्द बन चुका है? यही तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की असली परीक्षा है। इसका मतलब सिर्फ जिद पर अड़े रहना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है लगातार ये आकलन करना कि क्या लेन देन के बढ़ते जोखिम और कम होती छूट के बाद भी ये सौदा व्यावसायिक रूप से सही है या नहीं। तो मतलब ये सोचना होगा कि क्या अमेरिका की ये प्रतिबंध वाकई काम कर रहे हैं या इनका कोई उल्टा असर हो रहा है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रतिबंध शायद ही कभी अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि बाजार हमेशा कोई ना कोई नया रास्ता खोज ही लेता है। बिल्कुल, जैसे व्यापार का मार्ग बदलना, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों का जन्म और सबसे खतरनाक शैडो फ्लीट्स का पनपना। शैडो फ्लीट्स मतलब वो गुप्त जहाजों का बेड़ा। हाँ, बिना बीमा वाले पुराने और जर्जर टैंकर जो रडार से बचकर तेल की तस्करी करते हैं। बाप रे, ये तो पानी से भरे गुब्बारे को दबाने जैसा है। वो कैसे? मतलब आप पानी को रोक नहीं सकते ना, अगर आप उसे एक तरफ से दबाएंगे तो वो दूसरी तरफ से उभर आएगा, ठीक इन शैडो फ्लीट्स की तरह। ये बहुत ही बेहतरीन एनोलॉजी है और इसका असर सिर्फ व्यापार पर नहीं पड़ रहा, ये वैश्विक व्यवस्था का विखंडन कर रहा है। मतलब जो लिबरल ग्लोबल ऑर्डर है वो टूट रहा है। एग्जैक्टली। वित्तीय निर्भरता को हथियार बनाने से देश पश्चिमी वर्चस्व वाले सिस्टम से दूर जा रहे हैं। और मजे की बात यह है, हाँ, ये उसी उदार वैश्विक व्यवस्था को कमजोर कर रहा है जिसे पश्चिम ने खुद बनाया था। और इन एक तरफा प्रतिबंधों को तो संयुक्त राष्ट्र का समर्थन भी प्राप्त नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में अंतर्राष्ट्रीय समानता या सॉवरेन इक्वालिटी के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। और इसकी मानवीय कीमत भी तो बहुत असमान है ना। वो तो सबसे दुखद हिस्सा है। अमीर देशों के पास वित्तीय सुरक्षा यानी फिस्कल कुशन होता है। हाँ, वो झटके सह सकते हैं। लेकिन विकासशील देशों को महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत का सीधा सामना करना पड़ता है, जो सबसे गरीब आबादी को तबाह कर देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? सोर्स मटेरियल के अनुसार अगर भारत भारी प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं से दूरी बनाता है तो वो किसी बाहरी दबाव या कोअर्शन के कारण नहीं होना चाहिए। तो फिर किस कारण होना चाहिए? वो भारत के अपने व्यावसायिक अनुशासन या कमर्शियल डिसिप्लिन के कारण होना चाहिए। यदि रूसी तेल महंगा और जोखिम भरा हो जाता है तो भारतीय रिफाइनरों को स्वाभाविक रूप से बेहतर और प्रतिस्पर्धी विकल्पों की ओर मुड़ना चाहिए। हाँ, मतलब ये भारत का एक संप्रभु विकल्प, एक सॉवरेन चॉइस होनी चाहिए, न कि किसी महाशक्ति का आदेश। एग्जैक्टली। यही रणनीतिक स्वायत्ता का असली मतलब है। तो इस सब का मतलब क्या है? जाने से पहले सुनने वालों के लिए सोचने की एक बहुत गहरी बात है। हाँ, सोर्स मटेरियल में उन वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों का जो जिक्र है, बिल्कुल सोचने वाली बात यह है कि अगर मजबूर व्यापार के कारण दुनिया भर के देश पश्चिमी सिस्टम से बचकर ब्रिक्स पे या अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने लगे, जो कि वो कर भी रहे हैं, हाँ,
तो क्या अंततः इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा शिकार खुद अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। जो हथियार उन्होंने दूसरों के लिए बनाया, वो खुद उनके ही सिस्टम को खोखला कर सकता है। बिल्कुल। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें याद दिला दें कि ये पूरा गहरा विश्लेषण हमारे सोर्स मटेरियल के तटस्थ अध्ययन पर आधारित था। हाँ, और हम श्रोताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि वो खुद से इस विषय पर और शोध करें और इस भू राजनीतिक बदलाव को समझें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और हाँ, सवाल पूछते